आप देख रहे हैं UCN न्यूज, खबर वही जो हो सही। हम हमेशा अयोध्या के संरक्षक रहे हैं। हमको राम रक्षा नहीं आ रही, लेकिन हम राम के रक्षक हैं। उस नाते हम राम रक्षा की बात करते हैं। ये राम मंदिर का जो ट्रस्ट है वो चोर महामंडल है। ब्रजभूषण शरण सिंह जी है, वहाँ बड़े नेता है, लोग उनको बाहुबली नेता बोलते हैं। वो भी डर गए, अरे मैं किसी का नाम लूँगा, यहाँ क्या हो रहा है तो मेरी खैर नहीं है, मुझे डर लगता है। और राम को ये लोगों ने किडनैप किया है, बंदी बनाया है। सेक्युलर होना क्या पाप है क्या? बाला साहब ठाकरे सबसे बड़े सेक्युलर थे, आपको मालूम है? ये बीजेपी के लोग हैं, ठेकेदार है। मैं आपको बताता हूँ, जब उनकी सत्ता जाएगी ना, 90% ये हिंदुत्ववादी बीजेपी खाली हो जाएगी और सब सेक्युलर बन जाएगी। RSS को हाफ चड्डी बोलने वाला ऑन रिकॉर्ड ये नारायण राणे का बेटा है, जो मंत्री है अभी कैबिनेट में। उनके साथ आप बैठ रहे हो, कौन सा हिंदुत्व? जिस दिन अमित शाह जी दिल्ली में आए, पार्टी के अध्यक्ष बन गए और उनका जो एक नया एजेंडा बन गया कि सभी रीजनल पार्टीज को ख़त्म करो या गुलाम बना दो, उससे देश में अशांति और अस्थिरता फैली। नमस्कार, स्वागत है आपका यूसन पॉडकास्ट देख रहे हैं आप। और आज हमारे साथ बेहद ही ख़ास शख्सियत मौजूद है। एक तरीके से ये शख्सियत या ये राजनेता ऐसे हैं जो एक तरीके से दिन भर क्या कुछ चैनलों में खबरें चलेगी उसकी भूमिका सुबह सुबह तय करते हैं। शिवसेना UBT के फायर ब्रांड नेता संजय राउत सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक ख़ास उपक्रम के लिए, एक ख़ास आंदोलन के लिए आप नागपुर आए हैं। राम की रक्षा का बीड़ा जो है वो आपकी पार्टी ने उठाया, आपने आपके एक बयान में भी दिया। राम जिनकी रक्षा या एक तरीके से राम सबकी रक्षा करते हैं, उनकी रक्षा करने की नौबत आखिर क्यों आन पड़ी? नहीं, राम तो सबकी रक्षा करते हैं। राम यानी हमारा धर्म है। जो हिंदुत्व जो लोग अब हिंदुत्व का नारा दे रहे हैं, राम के सिवाय वो नारा पूरा नहीं होगा। आप किसी भी भगवान का नाम लीजिए, संस्कृति का नाम लीजिए, लेकिन जब तक राम नहीं आता है तब तक आपका जो हिंदुत्व है वो उसको पूर्णत्व नहीं आएगा। तो ये राम मंदिर का जो एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ वो इसलिए हुआ ना, राम के नाम पर तो देश एक हो गया ना, और किसी नाम पर नहीं होता है देश। राम के नाम पर इस देश के हिंदुओं ने होट किया है। राम के नाम पर लोग अयोध्या में जमा हुए, राम के नाम पर लोगों ने गोलियां खाई, राम के नाम पर वो जो सरयू नदी है वो पूरी लाल हो गई थी खून से, हमने देखा है, मैं था वहाँ। सब कुछ राम के नाम पर हुआ है और पूरा देश था, कोई एक पार्टी नहीं थी। जैसे शिवसेना भी थी, बजरंग दल भी थे, विश्व हिंदू परिषद थी, और ऐसे भी हज़ारों लाखों लोग थे जिसको कोई पार्टी नहीं थी या कुछ संगठन नहीं था। लोग ऐसे आ गए तो मंदिर राम की जन्मभूमि मुक्त हो गई। लेकिन बात ये तो अभी जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, हिंदुत्व के सबसे बड़े आज के जो नेता बोलते हैं, वो तो वहाँ कहीं नहीं थे। अमित शाह भी नहीं थे, कोई नहीं थे यहाँ। वो लोग थे, अडवाणी साहब थे, उमा भारती थी, साध्वी ऋतंबरा थी, विनय कटियार जी थे, हाँ, अशोक सिंघल जी थे, मुझे याद है श्रीचंद दीक्षित थे। ये सब लोग वहाँ थे, ये लोग नहीं थे। लेकिन आज ये लोग राम मंदिर के ठेकेदार बन गए। बनने दो, आपकी सत्ता है। आप कोषाध्यक्ष क्या है, खजीनदार बोलते हैं हमारे यहाँ, वो चाबी आपके पास है खजीने की, तो आपको रक्षा करनी चाहिए ना राम की, मंदिर की। आपके सामने CCTV कैमरे पर कागज़ लगाकर आपकी दान पेटियाँ लूटी जा रही है, आपके लोग लूट रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? इसलिए लगता है कि राम को रक्षा की ज़रूरत है। 550 करोड़ का घोटाला है लगभग दान पेटी का। बाद में वो चढ़ावा वगैरह जो आता है वो कहाँ गायब हो गया? राम के अलंकार गायब हो गए, सीता माई के अलंकार गायब हो गए, सीता माई का मंगलसूत्र गायब हो गया। हाँ, ये कैसा हो सकता है इस देश में जो राम के नाम पर राजनीति करते हैं यहाँ बैठकर? हम तो नहीं राजनीति कर रहे ना अभी। आप तो बोलते हैं हमने हिंदुत्व तो छोड़ दिया है,
तो आपने अगर पकड़ा है हमारा हिंदुत्व तो लूट के लिए पकड़ा है क्या? राम को ज़रूरत है आप सिक्योरिटी की। राम रक्षा का मतलब है राम की रक्षा। अभी किसी ने आज सवाल पूछा बीजेपी के लोगों ने, ये लोग राम की रक्षा करने जाए, राम का अपमान है। राम की लूट अपमान नहीं है क्या? हम हमेशा अयोध्या के संरक्षक रहे हैं। ये हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की भूमिका रही, इसीलिए आंदोलन ये ऊपर चला गया था। जब बाबरी टूट रही थी ना, तो आप लोग भाग रहे थे, भागम भाग हो रही थी हमारे आंखों के सामने। भाग गए थे लोग सब वहाँ से, रो रहे थे, अरे ऐसा कैसा टूट गया, अभी क्या होगा क्या। तो बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट, उसने कहा अगर ये काम मेरे शिव सैनिकों ने किया है बाबरी तोड़ने का, तो मुझे अभिमान है, गर्व है। ये हिम्मत थी उसमें। और ये मंदिर को आपने लूट लिया है। अभी क्यों लूट लिया? आपकी हिम्मत कैसे होगी? आप घर घर में जाकर 5-5, 10-10 रुपया जमा किया था पूरे देश में मंदिर के लिए। आपने कहा था कि मंदिर के निर्माण में सबका सहभाग होना चाहिए। लोगों ने 5 रुपया, 10 रुपया, 1 रुपया दिया है और आपने ये लूटा है। तो हमको लगता है कि लोगों को वापस बताना पड़ेगा कि आपने जो दान दिया था वो कैसे लूट लिया है हिंदुत्व के नाम पर। और हम तो शुरू किया मुंबई में, हमारा एक बहुत बड़ा आंदोलन हमने शुरू किया मुंबई में। फिर उद्धव जी बोले कि नहीं, हमको नागपुर में करना चाहिए। बोले चलो नागपुर में करेंगे हम। तो नागपुर में कल उद्धव ठाकरे जी आ रहे हैं, 18 तारीख को लोग जमा होंगे यहाँ। हमने मुख्यमंत्री जी को भी न्योता दिया है कि आप आइए। हमने सरसंघ चालक परम पूज्य आदरणीय मोहन राव भागवत साहब को भी निमंत्रित किया है। जो भी राम भक्त है सबको बुलाया है। ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। मुख्यमंत्री के शहर में राम रक्षा का पठन होगा और क्या हो गया? संयोग ऐसा है कि जिस मंदिर में राम रक्षा का पठन होगा उसके सभासद खुद राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आपने जो चुनौती दी है, या चुनौती नहीं, एक तरीके से जो निमंत्रण दिया है उसको मुख्यमंत्री ने स्वीकार भी किया है, लेकिन एक शर्त रखी है कि अगर 4 लाइन उद्धव ठाकरे राम रक्षा स्तोत्र के पढ़ें तो वो ज़रूर और स्वखुशी से आएंगे। तो ठीक है, आइए। आप देखिए, बात ऐसी है, आप लोगों को पूरी राम रक्षा आप पढ़ सकते हो, तो सर्टिफिकेट आपके पास है। उसके बावजूद राम मंदिर लूट लिया है। राम रक्षा आती है ना आपको, तो राम की रक्षा क्यों नहीं किया आपने? राम रक्षा आना ये कोई सर्टिफाइड क्वालिफिकेशन नहीं है ना कि मुझे राम रक्षा आती है इसलिए मेरे पास अधिकार है राम मंदिर लूटने का। वहाँ जो सब ट्रस्ट में लोग बैठे हैं, महाराज संत, बड़े बड़े कोषाध्यक्ष, भव्य वस्त्र पहनकर, उनको राम रक्षा आती है। तो उसका मतलब उनके पास लाइसेंस है राम मंदिर लूटने का, चढ़ावा लूटने का, राम के अलंकार लूटने का, सीता माई का मंगलसूत्र लूटने का नहीं है ना। ठीक है, आप हमको राम रक्षा नहीं आ रही है, लेकिन हम राम के रक्षक है, उस नाते हम राम रक्षा की बात करते हैं। जो किताबी राम रक्षा वो आपको आती है, लेकिन राम के रक्षक है, उस नाते हम राम रक्षा आंदोलन कर रहे हैं। आप नाम नहीं ले रहे हैं, गोविंद गिरी महाराज कोषाध्यक्ष, जिस दिन नागपुर में आपने बयान दिया और उन पर गंभीर आरोप लगाए, उसी दिन उनका भी बयान आया और उन्होंने कहा कि जो मीडिया में उनको लेके खबरें चल रही हैं कि वो इस्तीफ़ा देने वाले हैं या इस्तीफ़ा देंगे, ये सब निरर्थक है और इस समय मंदिर ट्रस्ट को उनकी ज़रूरत है और वो पीछे कैसे हट सकते हैं। तो उनका तो एक तरीके से मूड है कि वो रहेंगे और ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं उसको रहने दो। देखिए, ये राम मंदिर का जो ट्रस्ट है वो चोर महामंडल है, ये आप सिद्ध हो गया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है नृपेंद्र मिश्रा, वो क्या कहा कि ये चोरी देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए, यह कलंक है। ये मैं कहता हूँ, या शिवसेना नहीं बोल रहे, ट्रस्ट के अध्यक्ष बोल रहे हैं ना कि ये कलंक है, ये हमें कलंक लगा है। जिम्मेदारी किसकी है? आप कोषाध्यक्ष है। अगर आप कोषाध्यक्ष है तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जो कोष है, जो ट्रेजरी है, उसका रक्षण करना किसका काम है? उनका ही काम है। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
की तरफ से जो बयान आया है वो भी यही बयान है। बेलगांव में उनकी जो बैठक हुई चिंतन, उसमें ये ठराव पारित हुआ है। उसमें कहा गया है कि हमारे लिए ये शोक की बात है। उनका शब्द है शोक। जिस प्रकार के राम मंदिर के अंदर चोरी हुई है करोड़ों की, ये हमारे लिए शोक की बात है। शोक, उसका मतलब चोरी हुई है। ये जो कोषाध्यक्ष है उनका भी बयान है, बड़े बड़े आंकड़े नहीं है, 3-5 करोड़ की चोरी हुई है। अरे 5 रुपए की चोरी हो राम के मंदिर में फिर भी बड़ी बात है। आपने कबूल लिया है ना 3-5 करोड़ की चोरी हो गई है, घपला हुआ है, या आप कबूल कर रहे हो कोषाध्यक्ष। तो अगर लोग आपसे इस्तीफा मांगे इस मुद्दे पर, तो आप एक राजनेता जैसे बात कर रहे हो कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। आप साधु है ना, आप साधु है, तो साधु ने तो साधु जैसा ही वर्तन करना चाहिए। हाँ, त्यागना चाहिए, आगे जाना चाहिए। लेकिन आप जिसके हाथ में ये मंदिर है, ये साधु जैसी बात नहीं कर रहे। ये ब्रजभूषण शरण सिंह जी है, वहाँ बड़े नेता है, लोग उनको बाहुबली नेता बोलते हैं, बाहुबली। वो भी डर गए, अरे मैं किसी का नाम लूँगा, यहाँ क्या हो रहा है तो मेरी खैर नहीं है, मुझे डर लगता है। बाहुबली भी ये चोरों से डर रहा है। तो ये आप देख लीजिए क्या है। आप तो खुल के बात करते हो, तो ये किससे डर है जो इन सबको है? हम तो कभी डरे नहीं। नहीं, पर ये जो पार्टी के ही नेता अगर डर रहे हैं अपनी उसका बात में, मतलब तो है, कौन है उसका जो मतलब सबको डरा है, कर रख मैंने रहा है? कहा था कि अयोध्या में कोई एक अंडरवर्ल्ड चल रहा है राम के नाम पर, और राम को ये लोगों ने किडनैप किया है, बंदी बनाया है। प्रभु श्री राम को राम के नाम पर ये लोगों ने एटीएम मशीन खोली है वहाँ। बस ये तो आप सामने आया है, उसमें क्या छुपाने की बात नहीं, मेरे मन की बात नहीं है। मैं तो कहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने राम मंदिर के चोरी पर एक मन की बात लोगों से कहनी चाहिए। लेकिन अब तक ना मोदी जी की बात सामने आई है, ना गृह मंत्री अमित शाह जी उस बारे में बोल रहे, ना और कोई बोल रहे। हिंदू जनमानस को कितना आघात पहुंचा? ये तो जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो भले ही उस देखिए, पार्टी से जुड़े भी हों, लेकिन पीड़ा तो सबको हुई है। हिंदू जनमानस को आघात का मतलब होता है ये लोगों ने हिंदुओं के एक बड़े सेक्शन को अंधभक्त बना दिया है। उनके लोग कहते हैं कि हाँ चोरी हुई है, राम हिंदुओं का देव है, भगवान है, तो हिंदुओं ने चोरी की, धन जो है लूट का हिंदू के घर में गया। इस प्रकार की अंधभक्ति ये लोगों ने अंधभक्त बनाए हैं। आज मैं किसी का स्टेटमेंट देख रहा था, जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष है, बहुत मूर्खतापूर्ण बयान है। वो बोल रहे थे कि जिन्होंने दान जिसका इच्छा से नहीं दिया है, उनका दान चोरी हुआ। दान चोरी हो गया है। इस प्रकार की मानसिकता हिंदुओं की मैंने पहले कभी देखी नहीं है। सबसे ज़्यादा हिंदुत्व की लड़ाई हमने लड़ी है, हमने झेली है, हमने त्याग किया है। हमारा हिंदुत्व, हमें मालूम है हम किस तरह से हिंदुत्व की लड़ाई की। हिंदुत्व की लड़ाई सिर्फ मंदिर की रक्षा करना नहीं है और राम लूटना नहीं है ना। जब अयोध्या के बाद दंगे फैले मुंबई महाराष्ट्र में, हिंदुओं की रक्षा हमने की। हमारे 400 लोग वहाँ मारे गए हैं मुंबई में, बाला साहब ठाकरे जी थे। हमने तब कहाँ थे हिंदू रक्षक? कहीं नहीं थे। जहाँ जहाँ जब संकट आया है हिंदुओं के ऊपर, तो हम लोग बाहर निकले हैं। ऐसे नहीं निकले बाहर, हाथ में हथियार लेकर निकले हैं, डरे नहीं हम लोग। हमारे लोग मारे गए हैं, 400 लोग। ये बम ब्लास्ट हो गया बाद में मुंबई में, 13 बॉम्ब एक सीरीज हो गई। कौन मर गए? शिवसेना भवन के नीचे बॉम्ब फूटा ना, हमको टारगेट किया है। बीजेपी को नहीं टारगेट किया, बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को नहीं टारगेट किया। अगर वो हिंदुत्व रक्षक वगैरह जो बात के होते तो उनको टारगेट किया जाता है, लेकिन टारगेट हमेशा शिवसेना हो गई है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना हो गई है। अब हिंदुत्व का एजेंडा पार्टी का क्या कुछ है? अब भी वैसे ही है जैसा बाला साहब ठाकरे के हमने समय? कभी एजेंडा छोड़ा ही नहीं ना। हम महाविकास अघाड़ी में जरूर गए हैं, लेकिन हमारा एजेंडा जो है हिंदुत्व का,
पर अब तो ये कहते हैं कि शिवसेना जो है यूबीटी वो सेक्युलर हो गई है। सेकुलर होना क्या पाप है क्या? बाला साहब ठाकरे सबसे बड़े सेक्युलर थे, आपको मालूम है? हिंदू हृदय सम्राट ये सबसे बड़े सेक्युलर थे। वीर सावरकर सबसे बड़े सेक्युलर थे। जो आज जो चल रहा है हिंदुत्व, हर मुद्दे पर हिंदू मुसलमान, हर मुद्दे पर भारत पाकिस्तान, कुछ भी हो भारत पाकिस्तान, कभी भारत और चीन भी करो ना, कभी भारत इजराइल भी करो, पूरा देश लूट लिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, कभी भारत अमेरिका भी करो, लेकिन आप धर्म के राजनीति करेंगे वोट के लिए। हमने हिंदुत्व का मुद्दा न कभी छोड़ा है न कभी छेड़ा है। जो हमसे छेड़ेंगे उसको हम नहीं छोड़ेंगे। क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? वो राजनीति है। ये लोगों को लगता है कि हिंदुत्व के सबसे बड़े ठेकेदार हैं। ये ठेकेदार है हिंदुत्व के, ये बीजेपी के लोग हैं, ठेकेदार है। मैं आपको बताता हूँ, जब उनकी सत्ता जाएगी ना, 90% ये हिंदुत्ववादी बीजेपी खाली हो जाएगी और सब सेक्युलर बन जाएंगे। अभी उनके पार्टी में जो हिंदुत्व की बात करते हैं वो ओरिजिनल बीजेपी वाले नहीं है ना। आप मुझे 10 नाम बताओ, मैं बोलूँगा उनका मूल कहाँ से आता है। अब महाराष्ट्र में कैबिनेट में लोग हैं कुछ हिंदुत्व की बात करते हैं। ये लोगों का पुराना इतिहास देखिए। हाँ, बीजेपी में हिंदुत्ववादी कौन है? नितिन जी गडकरी हो सकते हैं, देवेंद्र जी है, सुधीर मुंगीटवार जी है, मुझे मालूम है ओरिजिनल लोग कौन है। और हाँ, देवेंद्र जी है, मूल पुरुष है पार्टी के, उनके पिताजी से हिंदुत्व आया है। देखो, जो बात हमको माननी है या बोलनी हम बोलेंगे। नितिन गडकरी जी ओरिजिनल बीजेपी के हैं। अब और कोई नाम, यहाँ बहुत से लोग कांग्रेस से इससे वहाँ भाग गए उधर, और अब हिंदुत्व की बात करते हैं। हम उनकी बात नहीं मानेंगे। हाँ, अगर देवेंद्र जी कुछ बोलेंगे, सुधीर भाऊ कुछ बोलेंगे, नितिन जी कुछ बोलेंगे हिंदुत्व के बारे में हमें कुछ, तो हम उनसे ज़रूर डिबेट करेंगे। देवेंद्र जी तो कह रहे हैं कि आप लोगों का जो हिंदुत्व का एजेंडा है उससे कई बार ही बोला है, उन्होंने खुले मंच पर बोला है। तो उस पर क्या जवाब रहेगा कि मतलब आप कह रहे हैं कि वो असली बीजेपी वाले हैं या असली आप हिंदुत्व के पूरा मुद्दे पर चलते 90% हैं? बीजेपी जिनका नेतृत्व ये कर रहे हैं वो कांग्रेस है या राष्ट्रवादी कांग्रेस है या हमारी शिवसेना है। ओरिजिनल क्या है उनके पास, आप मुझे बताइए। देवेंद्र जी को मालूम है। एकनाथ शिंदे उनके साथ काम कर रहे हैं, अजित पवार का गुड काम कर रहे हैं। ये क्या हिंदुत्ववादी है? ये कांग्रेस वाले सब मंत्री, राधाकृष्ण विखे पाटिल से लेकर वो नारायण राणे का बेटा मंत्री है उधर, हाँ है, सब है लोग। ये क्या हिंदुत्ववादी है? वीर सावरकर को माफी वीर बोलने वाला पहला आदमी नारायण राणे का बेटा है। आरएसएस को हाफ चड्डी बोलने वाला ऑन रिकॉर्ड ये नारायण राणे का बेटा है, जो मंत्री है अभी कैबिनेट में। उनके साथ आप बैठ रहे हो, कौन सा हिंदुत्व है? राधाकृष्ण विखे पाटिल, जब ये सत्ता जाएगी देवेंद्र जी की तो सब लोग ये पार्टी छोड़ेंगे। कौन सा हिंदुत्व है उनका? सत्ता के साथ उस प्रवाह में जा रहे हैं। आपके लोग भी तो जा रहे हैं, जाने दो, संख्या में जा रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं? हमारे किधर पूरे देश में जा रहे हैं। सत्ता की ताकत है, डर है, ईडी सीबीआई पुलिस, लोग डरते हैं ना। जिस दिन लोग डरना छोड़ेंगे बीजेपी कहीं की नहीं रहेगी। ये डरपोक लोगों की पार्टी है, सब डरपोक लोग उनके पार्टी में चले गए। देखो ना, सब जो डर डर के जो जीते हैं, ईडी आएगी, सीबीआई आएगी, पुलिस आएंगे, ये सब लोग बीजेपी में है। अब कल देखो, वो टीएमसी के एक नेता मदन मित्रा वह शाम तक थे, ममता जी के साथ मीटिंग कर रहे थे, घर में गए तो एक ईडी की नोटिस आ गई। उनको देखा, 10 मिनट में बीजेपी में चले गए, पार्टी छोड़ दी। ऐसे लोगों के साथ ये लोग हिंदुत्व की बात करते हैं। आपको डर नहीं लगता? आपके जो बयान आते हैं, एक तो सवाल मेरा ऐसा भी है कि आपके पास में आप जो आरोप लगाते हैं और जो बयान आते हैं, इनपुट्स आप कहाँ से लेते हैं? और हर दिन आप आते हैं और कोई एक आध नया बम फोड़ देते हैं और नई जानकारी जो है वो राज्य की जनता के सामने, देश के सामने दे देते हैं और नए नए इनपुट्स के साथ में देते हैं। तो ये इनपुट्स कहाँ से आते हैं आपके पास? देखिए, मैं लोगों से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। पूरे देश भर में सभी राजनीतिक दलों से मेरा
डेली संवाद रहता है, संपर्क रहता है सभी से, बड़ा हो या छोटा हो। आसपास क्या चल रहा है उसका ध्यान रखता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, इनपुट्स ऑटोमेटिक आ जाता है और मैं डरता नहीं। हमको भी जेल में डाल दिया था, बहुत कुछ किया हमारे साथ छल कपट, लेकिन मैं जहाँ हूँ वहाँ ही खड़ा हूँ। आप डरो मत, कुछ नहीं करेगा आपका, कोई हिम्मत नहीं है उसमें। आपने बताया कि लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों से इनपुट लेते हैं, तो देवेंद्र जी से भी कभी बातचीत होती होगी, उनसे भी कुछ इनपुट्स लेते हैं? हमारी राजनीतिक करियर का सबसे ज़्यादा समय बीजेपी के साथ हमने निकाला है। 25 साल हम उनके साथ रहे, रिश्ते तो रहेंगे ना। अब उनकी भी मजबूरी है, हमारी भी मजबूरी है। किस तरीके की मजबूरी है ये? अब साथ में भी तो आ सकते हैं ना, मजबूरियां खत्म हो सकती है। 25 साल हमने एक साथ काम किया है, 25 साल, तो एक रिश्ता तो बन जाता है। ऐसा नहीं कि और दोनों का डीएनए वैसा एक ही है। आपकी इस बात से एक शेर याद आ गया कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई हाँ, बेवफा नहीं होता। नहीं होता। तो इस मोहब्बत में बेवफा या बेवफाई किसने निभाई? देखिए, ये अमित शाह जी की वजह से हो गया है। जब तक अमित शाह दिल्ली में नहीं थे तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। नरेंद्र मोदी जी से भी हमारे रिश्ते बहुत ही अच्छे रहे, लेकिन जिस दिन अमित शाह जी दिल्ली में आए, पार्टी के अध्यक्ष बन गए और उनका जो एक नया एजेंडा बन गया कि सभी रीजनल पार्टीज़ को ख़त्म करो या गुलाम बना दो, उससे देश में अशांति और अस्थिरता फैली है कि सबको खा जाऊंगा, सबको ख़त्म कर दूंगा और मैं ही रहूँगा। ये बीजेपी का कभी ओरिजिनल एजेंडा नहीं रहा। जब अटल जी थे, अडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी थे पार्टी के अध्यक्ष, ये एजेंडा कभी नहीं रहा। सबको साथ लेकर चलते थे। जॉर्ज फर्नांडिस थे एनडीए में, शरद यादव जी थे, नीतीश कुमार भी थे, सबको साथ लेकर चलते थे ये लोग और सब खुश थे एक दूसरे के साथ। किसी के मन में किसी के बारे में कड़वाहट नहीं थी। आज वो वातावरण है क्या? एकनाथ शिंदे को महीने में 10 बार जाकर अमित शाह के चरणों में बैठना पड़ता है। आप शिवसेना है ना, तो दिल्ली में क्या काम है आपका? आप खुद पार्टी के प्रमुख हो ना। मैं मानता हूँ वो जो पार्टी अमित शाह की पार्टी है, सिस्टर कंसर्न है अमित शाह की, और अजित पवार गुड है गुड, ये स्पष्ट होता है कि आपको अमित शाह से जाकर आदेश लेना पड़ता है। अमित शाह जी को लगता है कि सब पूरे देश के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो मेरे उंगली पर काम करना चाहिए, नचाना चाहिए, मेरे से आदेश लेना चाहिए। ये देश के गृह मंत्री की एक भूमिका है। उनका ये काम नहीं है। उनका काम है देश में लॉ ऑर्डर, देश की सुरक्षा, चुनाव निष्पक्ष होने की जिम्मेदारी। ये कोई भी काम ठीक से देश के गृह मंत्री नहीं कर रहे। पार्टी तोड़ना, सांसदों को खरीदना, धमकियां देना, ईडी सीबीआई का मिसयूज़ करना, ये काम गृह मंत्री आजकल कर रहा है। सरदार पटेल के कुर्सी पर आप बैठे हो, ये भूलो मत। जैसे कि कानून मंत्री जब बनता है तो हम कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के कुर्सी पर आप बैठे हो। जैसे कोई शिक्षा मंत्री आज जो है, उनको भी हम कहते हैं कि कभी कभी आप उस चेयर जो है वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की चेयर है। वो देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर है। पंडित नरसिंह राव जो प्रधानमंत्री बने, वो भी शिक्षा मंत्री रहे, देश के एजुकेशन मिनिस्टर रहे, बहुत बड़ा काम किया। अर्जुन सिंह रहे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और अगर आप चेयर पर बैठे हो धर्मेंद्र प्रधान जी, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। कांग्रेस जनता पार्टी को समर्थन है शिवसेना का? देखिए ये कोई हमारा एजेंडा नहीं है। ये उनका जो है, उनका है, लेकिन एजेंडा तो उनका ठीक ठाक है। नीट के एग्ज़ाम में जो घपला हुआ है, जिस तरह से इतनी बड़ी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के पेपर लीक हो गए हैं, उसके खिलाफ अगर कोई आक्रोश करता है, कोई भी संगठन, तो उनको समर्थन सभी ने देना चाहिए। सोनम वांगचुक तो आज 20 दिन हो गए हैं, सरकार अब तक उनकी दखल नहीं ले रही है।
इनकी इतनी अमानुषता कभी राजनीति में हमने नहीं देखी। आपके घर के सामने, प्रधानमंत्री के घर के सामने इस देश की एक जाने मानी पर्यावरणवादी, शिक्षण तज्ञ, एजुकेशनिस्ट, हाँ, जिसने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है, ऐसी व्यक्ति कुपोषण 20 दिन से कर रही है और आप विदेश घूमने जा रहे हो, विदेश से आ रहे हो, इटली के प्राइम मिनिस्टर को चॉकलेट लेकर जा रहे हो, पानी का एक गिलास सोनम के पास लेकर जाइए और कुपोषण उसका छोड़ दीजिए। आप प्रधानमंत्री हो, आपका दिल बड़ा होना चाहिए। 19 में आपने एक बयान दिया था, पहला बयान मुझे लगता है कि आप ही का आया था कि राज्य में सरकार 2.5 साल की होगी। हाँ, उसके बाद में क्या कुछ बिगड़ गया और आपने जो बयान दिया था उसका आधार क्या था? क्या इस तरीके से जो है, क्योंकि अभी भी लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें, स्थितियां, परिस्थितियां क्लियर हो गई हैं, पर अब भी जो है मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है और कई लोग आज भी हैं जो शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन जो टूटा है उसको शायद पचा नहीं पा रहे हैं, किस तरीके से वो टूट गया। ये दोनों हमने नहीं तोड़ा है गठबंधन, किसी भी हालत में तोड़ा है बीजेपी ने। बोला ना, अमित शाह जी आने के बाद सब हो गया है नाटक। पर 2.5 साल सरकार रहेगी इसका वादा था। कैमरे के सामने अमित शाह ने किया है ना। होटल ब्लू सी है वर्ली में, वहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, देवेंद्र फडणवीस ने कैमरे के सामने कहा है, जब 2014 में हम अलग लड़े थे, उस वक्त बाला साहब के मृत्यु के बाद, तब भी एक सीट के लिए अलायंस तोड़ दिया था अमित शाह जी ने। वापस आ गए, वापस एक साथ आने के बाद मातोश्री पे हो गई और वहाँ से हम निकल गए होटल ब्लू सी वर्ली में। तब पत्रकार बड़ी संख्या में थे वहाँ और देवेंद्र जी ने कहा कि अच्छी बात हो गई और हमारा ये तय हो गया कि विधानसभा के बाद पावर शेयरिंग, उनका शब्द है 50-50। अब पावर शेयरिंग में मुख्यमंत्री पद भी आता है ना 2.5 साल में, पावर शेयरिंग होगी 50-50%। मुख्यमंत्री पद कोई धर्मादाय पद नहीं है ना, सोशल वर्क का, वो भी पावर में आता है, ये समझना चाहिए। लेकिन जब नतीजा आ गए तो ये पलट गए। जो बात कैमरे के सामने की है उसका ऊपर लोग पलटने वाले लोग हैं। तो यही मानसिकता है ना राम मंदिर दान लूटने वाले की। ये लोग राम से धोखा कर सकते हैं, तो हमसे धोखा किया तो उसमें क्या बड़ी बात है। पर आप आंदोलन नागपुर में ही क्यों कर रहे हैं? उसकी कोई खास वजह या कुछ आने वाले समय में नागपुर की धरती से कुछ नए राजनीतिक संकेत, नई परिस्थितियां निकल कर नागपुर एक सामने ऐसा, आएंगी? देखिए, जब हम बीजेपी के साथ रहे 25 साल, तब प्रमोद महाजन जी थे, गोपीनाथ राव मुंडे थे, गडकरी साहब थे, तो सीट शेयरिंग होता था, वो हमेशा इस तरह से होता था, नागपुर विदर्भ हम देख लेंगे, आप मत देखो। तो हमारी पार्टी यहाँ बढ़ नहीं सकी। नागपुर में हमको एक भी सीट नहीं देते थे, तो ये उनके, लेकिन हम बोलते थे हिंदुत्व के नाते हमको ये डील जो है एक्सेप्ट करनी चाहिए। हम मुंबई कोंकण में लड़ते थे, मराठवाड़ा में लड़ते थे, बाकी सब जगह पे ये लोग लड़ते थे, उसमें नागपुर था। हमें नागपुर में पांव रखने के लिए जगह नहीं थी, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन अभी हम स्वतंत्र हैं। अब हमको भी लगता है कि ये हमारी भूमि है, ये किसी की जागीरदारी नहीं है। तो हमने इतना बड़ा प्रोग्राम लिया है मुंबई के बाद नागपुर में, उसका ये मतलब राजनीतिक भी है, आध्यात्मिक भी है और धार्मिक भी है। हम यहाँ से संदेश देंगे कि हिंदुत्व की ठेकेदारी नहीं चलेगी। कुछ लोग हिंदुत्व के ठेकेदार बनकर जो राजनीति कर रहे हैं, नहीं, हम इस देश में थे इसलिए हिंदुत्व बढ़ गया है। बीजेपी को कोई गांव में पूछता नहीं था, एक पोस्टर लगाने के लिए उनके पास कार्यकर्ता नहीं थे, तो बाला साहब ठाकरे जी ने आदेश दिया था, ये हमारे साथी है, अपना विचार हिंदुत्व का एक है, गांव गांव में उनको घुमाओ और उनके लोग चुन कर लाइए। वो ये भूल गए ये लोग अभी ये सब। 4 दिन बाद कल कार्यक्रम है, 18 तारीख को, 4 दिन बाद मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी है, और जहां आप लोग राम रक्षा कर रहे हैं उसके ठीक बगल में उनकी उन्नति के लिए, उनकी प्रगति के लिए या ईश्वर से आशीर्वाद के लिए यज्ञ भी हो रहा है। अच्छी बात आप है। क्या
शुभ संदेश देंगे, क्या नहीं, बधाई देखिए हमारे मित्र है, एक बात है, मित्र हैं आपके, हम तो मानते ही है। आज हम पर जो हम कैमरे के सामने जितनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता आप दोनों की दिखती है, आप बयान देते हैं, वो देते हैं, वो देते हैं, आप देते हैं। देखो अलग पार्टी है, वो मुख्यमंत्री है, अपोजिशन में है, उनको एक बात ज़रूर बोलनी पड़ेगी, तो हमको उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर हम कुछ बोलेंगे तो उनको जवाब देना पड़ेगा। हमारी ये वैचारिक लड़ाई है ना, लड़ेंगे। इसलिए देखो हमको जेल में डाला है लोगों ने, मैंने किसी के ऊपर ब्लेम नहीं किया। मुझे जेल में डालना उनकी मजबूरी थी, पॉलिटिकल। केजरीवाल को जेल में डालना मोदी जी की मजबूरी थी। हेमंत सोरेन को जेल में डालना मोदी जी की मजबूरी थी, पॉलिटिकल। हम ऐसे नेता है, आपसे डरते नहीं। लोगों को डर जेल का रहता है, हम जेल से डरते नहीं ना। लोगों का डर है कोई गोली चलाएगा और मार देंगे, हम डरते नहीं। क्यों डरे? आप हमारे भाग्य नहीं, आप हमारा भाग्य नहीं लिख सकते। हम हमारा भाग्य लेकर आए हैं राजनीति में। हमारी पार्टी आपने 2 बार तोड़ी है, फिर भी हमारी पार्टी खड़ी है। आपने हमारी पार्टी को तोड़ सकते, जनता तय करेगी। क्या खूबी लगती है आपको? आप बता रहे हैं कि मित्र भी हैं सीएम साहब आपके, तो देखिए, क्या खूबी है उनकी एक राजनेता के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर आप देखिए, देखते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री है, राज्य के मुख्यमंत्री है, संस्कारी आदमी है। वो संस्कार रखना चाहिए जो उनको पिताजी के पास था, उनके पार्टी के पास पहले था ये संस्कार। आप जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कभी कभी वो करते हैं, उनका संस्कार मूल संस्कार नहीं है। चिढ़ना नहीं चाहिए। इस राज्य की परंपरा बहुत बड़ी है, विदर्भ की भी। वसंतराव नाइक जैसे मुख्यमंत्री 11 साल रहे, पूरे महाराष्ट्र ने उनको एक्सेप्ट किया। वो संस्कारी थे, सुधाकर राव नाइक थे। तो विदर्भ से जो भी नेता आए हैं वो बहुत ही संस्कारी नेता आए हैं, और हमने पूरे महाराष्ट्र ने उनका हमेशा आदर किया है। तो संस्कार अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ऐसा खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। हाँ। पैसे की राजनीति, दबाव की राजनीति बढ़ रही है। लेख तो हम भी आपके पढ़ते हैं, क्या भाषा है उसमें, क्या स्पष्टता रहती है, लेकिन कैमरे के सामने आपके भी जो बयान आते हैं और जो जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो जाता है, तो बहुत आपके जो समर्थक है वो भी आहत होते हैं कि क्यों आप इस कोई नहीं आहत होता, कोई नहीं आहत होता है। मुझे लोगों को पसंद आता है आपको ऐसा? हाँ, मैं जिसको जो भाषा समझ में आती है वो भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि वो सार्वजनिक तौर पर तो क्या हो गया, सार्वजनिक क्या, हमारे लोग हैं सब देश में। और क्या होता है सार्वजनिक और प्राइवेट, कोई नहीं होता है। ये डबल स्टैंडर्ड का राजनीति हमने कभी नहीं की। बाला साहब ठाकरे का हमारे भी संस्कार है, डबल स्टैंडर्ड मत जियो, जो आपके मन में है वही करो। आपको लगता है कि आप जिस तरीके की भाषा का कभी कभी मैं कभी भी गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है, मैं दावे के साथ बोलता हूँ। आपके विरोधी इसी बात पे आपत्ति उठाते हैं कि आप जो भाषा, कौन विरोधी है, क्या है विरोधी? कल हम सत्ता में आएंगे तो हमारे भी लोग बन जाएंगे। उनको क्या है स्टेटस? मैं हूँ विरोधी, मैं मेरी भूमिका पर ठाम हूँ, चाहे सत्ता हो या चाहे सत्ता में न हो। हम रहे, हमारा आदर्श है चंद्रशेखर जी, हमेशा विरोध में रहे लेकिन अपनी भूमिका पर अड़े रहे। बाला साहब ठाकरे जी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब भी रहे, हम उनके साथ काम किया है। हमको जॉर्ज फर्नांडिस तो विरोध में थे लेकिन कितना सपोर्ट किया बाला साहब ठाकरे ने? हमने किया, बोला ना, ये उस वक्त क्यों एक संस्कार थे, चाहे विरोध में हो लेकिन एक व्यक्तिगत जो रिलेशन होता है वो हमेशा रखा है। और कभी कभी ये बात भी होती है, बहुत सारे लोग मुंबई के बताते भी हैं कि बाला साहब ठाकरे अगर सपोर्ट नहीं करते तो जॉर्ज फर्नांडिस अपने समाजवाद का झंडा लेके शायद पॉलिटिक्स भी नहीं कर पाते थे मुंबई। एक दूसरे को हमेशा राजनीति में ये लोगों ने मदद, चाहे मधु दंडवते जी, मधु लिमये जी, मुनाल गोरे जी, अहिल्या रागणेकर, सभी ने जरूर विरोध किया एक दूसरे को, लेकिन ऐसी राजनीति जो आज चल रही है ना, पूरी तरह से ख़त्म करने की, जेल भेजने की, फैमिली तक पहुंचने की, ये राजनीति अभी शुरू हो गई 10 साल से, जब से मोदी और अमित शाह सत्ता में आ गए, खास करके अमित शाह। कैसे होगा इस राजनीति का अंत, अगर आपको लगता है कि ये गलत? सबका अंत होता है ना। रामकृष्ण भी आए और चले गए, ये कौन है? अंत किसका नहीं होता? भगवान को भी जाना पड़ा ना,
उनका भी मृत्यु हो गया। ये क्या अमर पट्टा बांध कर आया क्या कोई? 2029 में नहीं रह गए लोग। अब देखो, मुझे बुलाए फिर यहाँ 2029 के बाद। मैंने ये कहा था कोई नहीं रहेगा, ये हवा की बातें चल रही है, इसलिए तो डर रहे हैं ना हमको। मैंने मेरी जिंदगी में इतने डरपोक सत्ताधारी नहीं देखे हैं, कभी नहीं देखे। ये कोई समस्या को फेस नहीं कर सकते देश की। ये ट्रम्प को डरते हैं, ये नेतन्याहू को डरते हैं, ये ममता को भी डरते हैं, ये उद्धव ठाकरे जी को डरते हैं, ये संजय राउत को भी डरते हैं, ये हेमंत सोरेन को भी डरते हैं, और ये सोनम वांगचुक को भी डरते हैं। ये सबको डरते हैं। पर इतने डर के बाद में भी हर जगह वो जीत भी रहे हैं। नहीं जीत रहे। ऐसे कोई जीतेगा क्या? क्या उनके पास जीतने के लिए क्या बड़ा काम किया है? संख्या बल तो उनके साथ में। संख्या अब तो बल ये है। कह रहे हैं कि आप जिस सदन के मेंबर हैं राज्यसभा, वहाँ पे भी बहुमत तक पहुँचने की बहुत करीब हो देखिए, गए। बात ऐसी है, ये लोग चुनाव कैसे जीत रहे आपको मालूम है? नया नया फंडा, कभी ईवीएम का फंडा आता है, कभी वोटर्स डिलीट होते हैं, कभी एसआईआर लाते हैं। वो नए चुनाव आयोग उनके हाथ में है, उनका गुलाम बन गया चुनाव। सुप्रीम कोर्ट हमारी बात नहीं सुनने को तैयार। हिटलर के ज़माने में भी इतना तानाशाही नहीं चलती थी, तो उसका अंत होता है ना। इस देश की भी एक कुंडली है, और कुंडली के हिसाब से मोदी जी का राजयोग खत्म हो गया है। लिख के रखो। अब ये भी मैं आपको कह सकता हूँ कि ये इनपुट आपके पास में कहाँ से आया, इसके बारे में बता दीजिए कि राजयोग खत्म होने वाला है। उनका राजयोग खत्म हो गया। हो गया? हाँ, हो गया। 29 में खत्म हो जाएगा। आप देखो 29 ऐसा तक क्या होता है। कुछ ज्योतिषाचार्य ये भी बताते हैं कि उनके इसमें विपरीत राजयोग है, कि मतलब आप उनको जितनी गाली देंगे, मतलब ऐसे सोशल मीडिया में खूब रील चलती है कि वो उतने तरक्की करेंगे, उतना बढ़ेंगे। हाँ, देखिए क्या तरक्की की मुझे मालूम नहीं है, क्या तरक्की की है। अब तो नेहरू जी का रिकॉर्ड बचा हुआ है उनके अरे सामने। पंडित नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ना आसान नहीं है ना। हम नेहरू जी के बहुत बड़े आलोचक रहे हमेशा, ऐसा नहीं, लेकिन पंडित नेहरू एक ही पैदा होगी, इंदिरा गांधी एक ही होगी, और राजीव गांधी भी एक होगा, नरसिंह राव, मनमोहन सिंह कभी पैदा नहीं होंगे। मोदी तो वारंवार पैदा हो जाएंगे देश के राजनीति में। जिसके पास पैसा है, जिसके पास कपट की राजनीति है, वो मोदी बन जाएगा। लेकिन जिसके पास विजन है देश बनाने का, वो नेहरू बन जाएगा। तो बीजेपी कपट की राजनीति कर रही है। डेफिनेटली 10 साल की बात कर रहा हूँ मैं जो पहली वाली बीजेपी की बात करता हूँ, वो बीजेपी अलग थी, जिनके साथ हमने काम किया है 25 साल। 10 साल में बीजेपी का पूरा चेहरा मोहरा इतना विकृत हो गया है कि अब उनके चेहरे को देखकर डर लगता है हम राक्षस के सामने खड़े हैं। उनके पार्टी में लोग एक दूसरे से बात करने से डरते हैं, इतना डर है। चलिए आपसे बातचीत खत्म करेंगे। मुझे लगता है कि एक सवाल और हो जाए आपसे। इन दिनों एक तो आपकी बात बड़ी ये रहती है कि आप बेबाकी से अपनी बात करते हैं। आप किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो बिल्कुल मन से करते हैं, तथ्यों के साथ में करते हैं। किसी का समर्थन करते हैं तो उनका भी बड़ा समर्थन करते हैं। इन दिनों चंद्रशेखर बावनकुले जो हमारे राजस्व मंत्री हैं, उन पर बड़ा आपका स्नेह है, आ रहा है। क्यों ऐसा? नहीं, अच्छे आदमी है। पर कुछ समय पहले आपने उनको क्रिटिसाइज किया था, तो क्यों नहीं सबूत करना पेश है? किया था। देखिए, वो मंत्री है। मंत्री होने के नाते अगर मेरे पास कोई बात आती है तो मैं मेरे ज़िंदगी में कोई भी बात अगर मेरे पास आती है और मुझे सच लगती है, तो सामने कौन है मैं देखता नहीं, मैं लोगों के सामने लाता हूँ। उसके बाद सामने वाले की जिम्मेदारी, आप ये झूठ है अप्रूव करो, वो भी मैं बताऊंगा, मैं भी वो लिखूंगा मेरे अखबार में। मैंने इतना ही कहा कि देवेंद्र जी दिल्ली में केंद्रीय राजनीति में जाने की बहुत बड़ी चांसेस है। अगर वो जाएंगे तो मुझे सवाल पूछा मुख्यमंत्री कौन बन सकते हैं। मैंने कहा एकनाथ शिंदे तो कभी नहीं बनेंगे, फिर कौन बनेगा? तो सबसे वरिष्ठ चंद्रशेखर बावनकुले जी है, वो ही बन सकते हैं। उसमें मैंने क्या गलत कहा? पर जिस दिन आपने ये बात कही, उस दिन देवेंद्र फडणवीस ने भी मीडिया को बयान दिया और बोले कि मैं परसों ही जाके आया हूँ, और थोड़ा सा एग्रेसिव होकर ही बोले कि मैं परसों ही जाके दिल्ली आया हूँ और दिल्ली जाते रहता हूँ। दिल्ली में जो होता है वो नीचे आने तक बहुत टाइम लगता है।
और ये जो अमित शाह जी और मोदी जी है, उनके मन में क्या चल रहा है कोई नहीं भाप सकता। आप भाप सकते हैं? आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि दिल्ली जाने वाले हैं, हो सकता है, मैं भाप सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके, और आप ऐसे मौके हमें देते रहिए ताकि जो आपके पास में इनपुट्स आते हैं उस इनपुट से हम निकाल के कुछ हमारे तौर से हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाते रहें, ताकि उन्हें भी आनंद आए, मज़ा आए और नई नई जानकारियां मिले, और ख़ास तौर से जो राजनीति चल रही है राज्य की उसको जानने समझने का मौका मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप देख रहे हैं UCN न्यूज, खबर वही जो हो सही।